अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मेरा अम्मी के घर से स्टार्ट हो रहा है और सुबह सुबह का यहाँ पे टाइम था। यहाँ पे ना सच में इतना सुकून मिलता है क्योंकि नाश्ता मुझे हाथ में मिलता है, घर में मुझे खुद बनाना पड़ता है। ज़ाहिर बात है सुबह हस्बैंड ने जाना होता है, बेटे को बना के देना होता है, अपना करना होता है। तो अम्मी के घर पे ना यहाँ बहन बना रही थी और मुझे सच में इतना अच्छा लगता है ना, सुकून मिल जाता है सुबह सुबह। और यहाँ पे अम्मी के लिए दलिया बना हुआ था। अम्मी मॉर्निंग में दलिया लेती हैं अक्सर, और इसमें मैंने अम्मी से कहा कि नट्स ला के दें मुझे। नट्स पाउडर जो होता है वो मैं उन्हें डाल के दूंगी। इसमें नट्स और सारे सीड्स वगैरह मिक्स है। ये बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी है। जिन्हें वेट लूज़ करना है या कोई वीकनेस वगैरह हो रही है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अच्छा ये थोड़ा सा चेंज, इसके अंदर अलसी वगैरह के बीज भी हैं। बड़ों के लिए थोड़ा सा चेंज होता है, बच्चों के लिए थोड़ा सा चेंज, बस माइनर सा इसमें चेंज आता है। और यहाँ पे मैंने पापा को नाश्ता लाकर दे दिया था। मेरी बहन बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा सालन आज मैं बनाती हूँ। हमेशा घर में भाभी बहनें या अम्मी वगैरह बना रही होती हैं तो मैंने सोचा आज इनको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, इनको अपने हाथ का कुछ बना के खिलाती हूँ। और बस यहाँ पे मैं गोश्त भून रही थी। गोश्त को मैं बहुत सिंपल तरीके से चढ़ाती हूँ। अदरक, लहसुन और प्याज, टमाटर ये गोश्त में डाल के इसमें थोड़ा सा पानी और 4 सिंपल हमारे जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वो डाल के और मैं इसको प्रेशर दे देती हूँ। बस हर सालन गोश्त का ना मोस्टली जो सब्जियों वाला बनता है वो इसी तरीके से बनता है। आपको बस यही कुछ चीज़ें डालनी होती हैं। और जैसे ही गोश्त खल जाता है उसके बाद फिर इसमें ऑयल डाल के इसको भूनना होता है। साथ ही हरी मिर्चें डाल देते हैं और जैसे ही ऑयल ऊपर आने लगता है तो साथ ही फिर मैं इसके अंदर गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल देती हूँ। और बस यहाँ पे अच्छे तरीके से भुन गया था। आज मैं बना रही थी कुल्फ़ा गोश्त और यहाँ पे ये कल जो हमने साफ़ किया था, कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, ये वही कुल्फ़ा है। और इसको अम्मी ने हल्का सा गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए पका के और इसको रख दिया था, फ्रीज़ कर दिया था। और जो गोश्त था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया था। अच्छा जब कुल्फ़ा गोश्त मैं बनाती हूँ ना तो इसमें मैं भूनते हुए दही भी बहुत सारी डाल देती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और गोश्त भुनने के बाद मैंने इसके अंदर कुल्फ़ा डाल दिया था। ये फ्रीज़ हुआ था, मैं वेट करी थी हल्का सा खुले क्योंकि हीट से ये खुद ही सेट हो जाना था। गोश्त और सब्ज़ी की जो रेसिपी बनती है ना मोस्टली मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। बस अगर मैंने आलू गोश्त बनाना हो तो उसमें मैं दही नहीं डालती वरना आलू नहीं गलते। और बस यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना था। थोड़ी देर के लिए इसका पानी खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। मैंने इसकी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, मुझे याद ही नहीं रहा जब मैं बना रही थी। सालन बना के मैं जैसे ही फ्री हुई तो मैंने देखा अम्मी अपने कपड़े इस्त्री कर रही हैं और साथ में पापा के भी लेकर आई हुई थी। मैंने कहा छोड़े अब मैं कर देती हूँ। अम्मी ने अपने तो कर लिए थे लेकिन पापा के उनसे लेके मैंने किए, साथ साथ अर्श के भी किए और ड्रामा भी मैं साथ साथ ही देख रही थी। अम्मी इतनी देर में ये गर्मा काट के आ गई। ये तो बहुत अच्छा होता है, गर्मियों में लाजमी बच्चों को दिया करें। और इतनी देर में पता चला कि बाहर बेल बजी है और पार्सल आ चुका था। ये अम्मी ने मंगवाया हुआ था और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं इसका रिव्यू दूंगी लाजमी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मैं घर में भी यूज़ करती हूँ। और अम्मी ने यहाँ पे मंगवा लिए तो मैंने सोचा चलो साथ साथ आप लोगों को भी इसके रिव्यू दे देती हूँ कि ये किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। मुझे यूज़ करते हुए तकरीबन कोई इसे 3-4 माह हो चुके हैं मैं ये यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसकी अभी तक मैंने बीबी क्रीम यूज़ नहीं की। इसका मैं आप लोगों को रिव्यू देती हूँ। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, इसको देख रही हूँ कि किस तरीके की ये है और साथ साथ आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। वरना ये जो जोश की ये रेटिनॉल है ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है चेहरे पे, जो छाइयाँ वगैरह और जो स्किन डल हो रही होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। और ये फेस एंड बॉडी तो मेरा फेवरेट है। ये मेरे वॉशरूम में भी हर टाइम पड़ा होता है। मैं तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इसको यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा ये प्रोडक्ट ना सिर्फ हम स्क्रब के तौर पे यूज़ नहीं करते, ये मल्टीपर्पज़ है। इसे हम एज ए मास्क यूज़ कर सकते हैं, एज ए फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपके फेस को एक्सफोलिएट कर देता है। अच्छा और इससे मेकअप भी बहुत अच्छा रिमूव होता है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि बस एक ही काम करेगा। मैं तो इससे मैनी पेडी भी अपना कर लेती हूँ और इससे मिनी फेशियल भी हो जाता है ईजिली। डिस्कलरेशन जो होती है हमारे फेस पे, मतलब जो हमारा कलर चेंज हुआ होता है ये उसे भी इवन आउट कर देता है। मतलब हमारे जितनी भी डिस्कलरेशन है वो सेट हो जाती है। और उसके अलावा ये हमारे ब्लैक हेड्स को भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। बल्कि इसका मैं प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। एज ए मास्क आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज ए फेस वॉश, एज ए स्क्रब, और आप मैनी पेडी भी इसे कैसे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इस पर लाजमी एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता सकूँ। लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके हर मसले का हल ना एक इसी प्रोडक्ट के अंदर है, इसीलिए इसे फेस एंड बॉडी का नाम दिया गया है। मुझे तो यही लगता है क्योंकि ये आपकी फेस से लेकर बॉडी तक के हर चीज़ के, मतलब पाँव तक के आपके मसले सॉल्व कर देता है।
और उसके बाद अब मैं ये फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई करके देखूंगी ये बीबी क्रीम किस तरह की है। क्वांटिटी तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही है और इसके अंदर SPF 30 है, तो ये तो सबसे ही बेहतरीन चीज़ है। मुझे वैसे भी इस तरह के मेकअप प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं जिनके अंदर इन्फ्यूज़ होता है SPF, वरना आपको अलग से सनस्क्रीन लगानी पड़ती है सन ब्लॉक लगा के, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत अजीब सा टेक्सचर होने लग जाता है फेस का। यहाँ पे मैं एक ड्रॉप लेकर देखती हूँ कि ये किस तरह का इसका टेक्सचर है। वैसे मेरी कज़न बता रही थी, वो यूज़ करती है, उसने बताया था ये बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे आपको कलर मेरे हाथ पे थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा क्योंकि फेस और जो हाथ होता है उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन इसकी कवरेज इतनी अच्छी, इतनी मज़े की, और इसकी ब्लेंडिंग तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप खुद देख लें, मैं फिंगर से कर रही हूँ इसको और ये कितने मज़े से फैलती जा रही है और सच में इसका मुझे टेक्स्चर बड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये फेस पे लगा के देखेंगे कि ये फेस पे किस तरह काम करते हैं, लेकिन इसकी ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ, इतनी मज़े की है ना, ये आराम से फैलती गई है। कोई इसने पैच नहीं बनाया, कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। मैंने देखे स्किन भी प्रेप नहीं की हुई, मैंने तो बस हाथ पे ही ऐसे लगा के चेक किया और एक ड्रॉप से कितना अच्छा इसने कितनी सारा एरिया कवर कर लिया मेरे हाथ का। इसकी शेड भी काफ़ी ज़्यादा है, अब इसने न्यू शेड भी लॉन्च किए हुए हैं। अच्छा, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही, मैं ये प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो यूज़ किया हुआ है ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी बीबी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। अब आ जाती है ज़ोश रेटिनॉल की बारी, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये एंटी एजिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। मतलब आपकी एजिंग को ये बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। अब एजिंग स्लो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जब भी 30s के पास पहुंचते हैं या उससे आगे हमारी एज होती है तो हमारे चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, वो वाली फ्रेशनेस हमारे स्किन पे नहीं रहती। लेकिन रेटिनॉल क्या करता है, ये एंटी एजिंग पे बहुत अच्छा काम करता है, रिंकल्स को सेट कर देता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है। तो ये लाजमी यूज़ करना चाहिए 30s के बाद। हम लोग अपना ख्याल करते नहीं हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारे फेस को ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मोस्टली मैंने लोगों को देखा है, गंदी जो क्रीमें मिलती हैं जो लोकल होती हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं और पूरी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है, ऊपर की लेयर उनकी उतर जाती है, बाद में उनको इतने ज़्यादा मसले होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे तो डर लगता है कि कैंसर भी इन्हीं चीज़ों से होना शुरू हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग इस तरह की क्रीम्स यूज़ करते हैं। आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई अच्छी और मेडिकेटेड क्रीम यूज़ करनी चाहिए। इसका टेक्सचर भी बहुत मज़े का है और ये आपको पीस साइज अमाउंट में लगानी होती है, इससे ज़्यादा नहीं। स्टार्ट में वीक में 1 से 2 दिन छोड़ छोड़ के आप लगाएं, वरना बाद में आप इसको इजीली रेगुलर लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शाम हो गई थी और दूध वाला भी आ गया था, सारे बिजी थे अपने अपने कामों में। मैं जल्दी से गई नीचे, जाके मैंने दूध ले लिया। आजकल अच्छा दूध मिलना बिना किसी नेमत से कम नहीं है। मैं 2-3 लोग चेंज करवा चुकी हूँ दूध वाले, लेकिन सच में अभी तक अच्छा दूध नहीं मिला। लेकिन अम्मी की तरफ थोड़ा सा बेहतर आ रहा था। और यहाँ पे अर्श नहा के आ चुका था। ये आजकल ना कहता है मैंने खुद ही नहाना है, क्योंकि बड़ा होता जा रहा है ना, तो ये प्रेफर करता है कि अपने काम ये खुद कर ले। और सुकून इसको 1 मिनट का नहीं था। मैंने इसे रोका कि थोड़ी देर बैठो, मैं आपके बाल खुश करती हूँ। सारा गीला हो रहा था, इसने मुझे बताया ही नहीं है कि कब ये बाहर आ गया। और इसने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए। कपड़े इस्त्री करके तो खैर मैंने ऑलरेडी रखे हुए थे, यहाँ ये बिल्कुल तैयार हो गया था। मेरा मूड था घर जाने का। मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज भी किया था, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। दोपहर का खाना भी हम लोगों ने लेट ही खाया था, तकरीबन शाम हो गई थी। और ये जो सैलेड है ना, सच में अब मुझे इसकी एडिक्शन होती जा रही है। अर्श को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अर्श के लिए मैंने कचूमर सैलेड बना लिया। साथ ही भाभी ने राइस बनाया हुआ था बच्चों के, साथ ही मैंने कचूमर सैलेड भी बना लिया। और भाभी ने खाना वगैरह भी सर्व कर दिया था, जो कुल्फ़ा बना हुआ था उसके साथ हम लोगों ने खाना था। और सच में कुल्फ़ा बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है जब वो गोश्त में बना होता है। अच्छा, रात को हमें जाना था पुप्पो की तरफ, क्योंकि वो उम्रे पे जा रही है माशाल्लाह से पूरी फैमिली के साथ। तो बस उनको मुबारक देनी थी हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोग तैयार हो रहे थे। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, मैं पहले पानी पी के जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे रास्ते में बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। और वैसे भी हम लोग जा रहे थे पैदल, इतना दूर घर नहीं है, 5 मिनट का ही रास्ता है, लेकिन पैदल जाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो इस वजह से मैं पी के ही गई थी। और यहाँ पे बच्चे भी रेडी थे बिल्कुल जाने के लिए। और बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, घर के अंदर पता नहीं क्यों एकदम से हब्स होना शुरू हो जाता है, लेकिन बाहर बहुत अच्छा मौसम था। और थोड़ी देर बाद ही ये मौसम ना आंधी में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन पैदल चलने में ना बड़ा मज़ा आ रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, पता भी नहीं चल रहा था। और सच में मुझे जितना था ना कि रास्ते में प्यास लगेगी या हम लोग थक जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रास्ते में हम लोग शॉप पे रुके, यहाँ से हमने आइसक्रीम ली। पहले हमारा था कि हम लोग केक लेकर जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जाना मुश्किल था, गाड़ी थी नहीं, तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ से आइसक्रीम ले ली। और साथ ही यहाँ पे मस्जिद है, ये मस्जिद बड़ी प्यारी है। मुझे अपनी ना शादी से पहले वाली यादें आने लग गई, किस तरह हम लोग यहाँ पे वॉक किया करते थे फ्रेंड्स मिलकर। और सच में वो टाइम बहुत अच्छा था, कोई फिक्र नहीं थी, कोई टेंशन ही नहीं हुआ करती थी।
और यहाँ मैं पुप्पो की तरफ पहुँच चुकी थी। हम लोग मुबारक देने के लिए आए थे और ये मैं कहती हूँ बहुत बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे बुलाता है। और जो जा रहे होते हैं उनसे मिलना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी कोई जाता है उसको लास्ट टाइम पे जो लोग मिलते हैं उनसे अपनी दुआओं का कहते हैं तो लाजमी याद रहती हैं दुआएं। मैं होकर वहाँ से आ चुकी हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया है और जो होकर आया होगा उसको भी आइडिया होगा कि लास्ट टाइम आपसे जो मिलता है ना उसकी दुआएं, उसका चेहरा आपको याद रहता है और काबा के सामने आप उसके लिए दुआ करते हो। और वैसे आजकल मोस्टली मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग ये सोचते हैं अच्छा ये तो दूसरी बार जा रहा है, चौथी बार जा रहा है तो इसको मिलने की क्या ज़रूरत है। उसको मिलना नहीं होता, असल में आप लोगों ने अपने लिए दुआ करवानी होती है, आप अपने लिए जाते हो। मैं तो खुद भी इसी लालच में जाती हूँ कि मैं जाऊँ और अगले बंदे को मैं याद रहूँ और काबे के सामने वो मेरा नाम लेकर दुआ करे। बस अल्लाह ताला हर किसी को ये सादत नसीब करें। सच में जो होकर आता है ना उसकी तड़प ही और होती है और उसको हमेशा यही होता है कि मैं बार बार जाऊँ और बार बार अल्लाह का घर देखना नसीब हो। पुप्पो के घर से वापस आके सबको भूख लगी तो बाहर से चाउमीन मंगवा लिया था और भाभी ने पास्ता बनाया था जो कि बीफ में था। मैं खाती नहीं हूँ, बाकी सबको ये बहुत अच्छा लगा था। यहाँ अरहान और मेरी बहन की थोड़ी सी शरारतें चल रही थी और अरहान बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था इस चीज़ को। हम लोग डेली रात को लेट सोते हैं और अम्मी इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और आज तो सही में सबको डांट पड़ी और जल्दी से सारे सोने के लिए चले गए कि इससे पहले अम्मी से और ज़्यादा डांट पड़े। तो बस यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करने लगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।